यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हमारा जो एक्ट स्टार्ट हो चुका है वो है हमारा राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि ये जो पूरा एक्ट है, जब भी हम किसी एक्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसके नाम को देख करके उसके बारे में एक रफ आइडिया लग जाता है कि वो जो एक्ट है वो किस बारे में बात करता है। तो यहाँ पे राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन की बात हो रही है एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन। जब भी लैंड अक्वायर की जाती है, जैसे आपने जेडी एक्ट भी पढ़ा था, तो जेडी एक्ट में हमने क्या देखा था कि जो गवर्नमेंट है वो लैंड को अक्वायर करती है और फिर जो अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं उनको डेवलपमेंट के लिए वो ग्रांट की जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो एक्ट है वो बात करता है एक बहुत बड़े प्रोविजन यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे जब भी लैंड अक्वायर की जाती है अलग अलग अथॉरिटीज या गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसके बदले में दिया जाता है कॉम्पनसेशन। यानी कि लैंड जब अक्वायर की जा रही है तो उसके बदले में यहाँ पर क्या मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कॉम्पनसेशन मिलता है तो वो जो कॉम्पनसेशन है वो कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह की जो वहां पे लैंड है, जिस रेट में वहां पे, जैसे मार्केट वैल्यू की अगर हम बात करें, तो उसी तरीके से यहाँ पर उसी लैंड के अकॉर्डिंग जो है उसके डेवलपमेंट को लेकर के, जैसा वो एरिया है, जैसा वहां पे डेवलपमेंट है, उसको लेकर के कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। फिर बात हो रही है रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 की। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है, रिहैब करना, रीसेटलमेंट करना, यानी कि जो लोग जिनकी जमीन ली जा रही है उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए या उनको उसके बदले में कोई दूसरी जमीन वगैरह दी जाए। इसके बारे में ये पूरा एक्ट हमारा बात करता है। 2013 का ये एक्ट है। और जैसा कि हर एक एक्ट में हम देखते हैं कि उसकी जो पूरी रेंज वगैरह है, उसके चैप्टर्स वगैरह हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कुछ चीजों से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। यानी देखिए, 2013 का ये एक्ट है। 2013 अभी वापस ये जो है आपके फ्रंट पेज पे ये चीज आ जाएगी, लेकिन अभी शुरुआत में ही आप इसका जो बेसिक बातें हैं उनको लिख लिया करें। 2013 का ये एक्ट है। अगर हम इसके असेंट डेट की बात करें, असेंट डेट कब यहाँ पे इसकी होनी चाहिए, तो असेंट का यहाँ पे आप याद रखेंगे, जो ये 13 है इसको डबल कर देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 सितंबर, 26 सितंबर। ठीक है, तो ये हमारी असेंट डेट हो गई। अब देखिए 13 का ये है। अब इसके एक्ट नंबर की बात करें तो 13 से 30 याद रखिएगा। 30 इसका एक्ट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्ट नंबर हो गया 30। अब और चीजें हम देखते हैं कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल चैप्टर्स, टोटल सेक्शंस, तो देखिए चैप्टर्स जो है वो टोटल यहाँ पर 13 है ना। तो 13 चैप्टर्स, जैसे ये यहाँ पे हमने 13 पढ़ा, ये 13 सेक्शंस है 114। ठीक है, तो 13 के बाद आता है 40। इस तरह से सेक्शन हमने याद कर लिए। फिर शेड्यूल की बात करते हैं। हर एक एक्ट में आप देखते हैं शेड्यूल होता है, अनुसूची जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो अनुसूची है वो है 4। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी मेन मेन बातें हैं वो हमने देख ली। चलिए, अब चैप्टर नंबर जो है उनको हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो फर्स्ट चैप्टर आपका प्रिलिमिनरी आता है वो आपका 1 से लेके 3 तक है, प्रिलिमिनरी। और देखिए जेडीए जेएलओ जब आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ये वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी रेंज वगैरह, चैप्टर्स वगैरह, पूरे सेक्शंस वगैरह आपको याद होने चाहिए। चैप्टर नंबर 2 जो है वो यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट एंड पब्लिक पर्पस की बात करता है। तो यहाँ पर आप सोशल इम्पैक्ट से याद रखेंगे, सोशल इम्पैक्ट का डिटर्मिनेशन। ठीक है, और इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ए और बी पार्ट में, जो कि आपका 4 से लेकर के 6 तक चलता है। बी पार्ट आपका 7 से लेकर 9 तक चलता है। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट एंड अदर पर्पस। तो यहाँ पे 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, उनको भी हम याद करेंगे जब पढ़ते जाएंगे, तो हम देखते चलेंगे। अप्रेजल ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बाय एन एक्सपर्ट ग्रुप 7 से लेकर के 9 तक। तो बेसिकली आपका चैप्टर नंबर जो 12, चैप्टर नंबर 2 है वो आपका 4 से लेके 9 तक होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर 3 स्पेशल प्रोविजन एज टू सेफगार्ड फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी आप याद रखेंगे। फूड सिक्योरिटी में 10, फूड सिक्योरिटी में 10।
ठीक है। तो जो सेक्शन नंबर 10 है वो अकेला यहाँ पर आएगा। इसके बाद आपका चैप्टर 3 जो है 3A जो इसमें जोड़ा गया है, 2015 का इसमें ऑर्डिनेंस जो अमेंडमेंट बिल जो पारित हुआ था उस 2015 का, उसके थ्रू इसमें सेक्शन 10A जोड़ा गया है जो आपके कुछ एक्सेम्पशन की बात करता है। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। एक्सेम्पशन है यानी छूट प्रदान की गई है। किससे छूट प्रदान की गई है? जो चैप्टर नंबर सेकंड है और चैप्टर नंबर थर्ड है, यानी चैप्टर नंबर थर्ड अभी आपके सामने आएगा। देखिए वापस आते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड जो फूड सिक्योरिटी वाला है, और चैप्टर नंबर सेकंड जो अभी हमने देखा था इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट वाला, तो उन दोनों चैप्टर्स की जो प्रोविजन है वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर। कुछ प्रोजेक्ट को एक्सेम्पशन मिला हुआ है, एक्सेम्प्ट किए गए हैं। किस चीज से छूट मिली हुई है? तो चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड के जो प्रोविजन है वहां पर अप्लाई नहीं करेंगे, उसके बारे में है आपका ये चैप्टर नंबर 3A। चलिए, तो ये हमारा कहां से कहां तक है? सिर्फ 10A इसमें आएगा, सेक्शन 10A। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 4 पे, नोटिफिकेशन एंड एक्विजिशन। तो यहाँ पे इस नाम से ही पता चल रहा है नोटिफिकेशन एंड एक्विजिशन, मतलब यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है फिर एक्विजिशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे, यानी ये जो चैप्टर 4 है वो पूरे प्रोसेस की बात कर रहा है। ठीक है, कि सबसे पहले जो क्या किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो अधिसूचना होती है वो जारी की जाती है, उसके बाद ही अर्जन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4। ये है 11 से लेकर के 30 तक, तो यहीं पर ही याद रख लीजिए 11 से लेकर आपका ये पूरा 30 तक चलेगा। उसके बाद आ जाइए, देखिए ये मिल गया आपको, लास्ट 30 हो गया। फिर आपका चैप्टर नंबर 5 जो है रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड की बात करता है। तो जैसे ये वी है इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पर अवार्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें अवार्ड से याद कर लीजिए, जो 5 है वो अवार्ड है। और ये आपका चलेगा 31 से लेकर के 42 तक, 31 से 42 ये हो गया, 31 से 42। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, और हाँ ये 4 जो है, अभी हमने जो 4 पढ़ा था, 4 के बाद में भी ये जो 4A है वो ऐड किया गया है, तो पढ़ते समय मैं आपको बता दूंगी। चलिए, तो अवार्ड हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। अब इसका प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरीके से क्या मैनर रहेगा, क्या प्रोसीजर चलेगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 जो है 43 से लेकर के 47 तक चलेगा, 43 से लेके 47 चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो 47 हो गया। फिर आपका चैप्टर नंबर 7 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 7 बात करता है नेशनल मॉनिटरिंग कमिटी फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। तो नेशनल मॉनिटरिंग कमिटी वाला जो ये चैप्टर है 48 से लेकर के 50 तक चलेगा, 48 से 50। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 8 पे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे इसको आप याद करेंगे अथॉरिटी के इस्टेब्लिशमेंट से। अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट, 8 इस्टेब्लिशमेंट और 8 एक जैसा लग रहा है ना, तो कुछ ना कुछ चीजों के साथ आप इसको कनेक्ट करिए। अथॉरिटी है ना, तो टी जो T8, और तो इस तरीके से, तो ऐसे हमने काफी सारे जो प्रोविजन है वो इस तरीके से ही याद किए हैं। और यहाँ पर ये जो चैप्टर चलेगा वो 51 से लेकर के 74 तक चलेगा, 51 से लेके 74। देखिए जिन भी स्टूडेंट्स को ये जो रेंज वगैरह याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप शुरुआत का कर सकते हैं, ये 48 आपने याद कर लिया, यहाँ आपने 51 याद कर लिया, इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, अगर आपको पूरा पूरा रेंज याद नहीं होता है। फिर हो गया ये आपका 74 तक हो गया। फिर आपका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन की बात करता है। तो अपॉर्शनमेंट यानी प्रभाजन इसको हिंदी में कहते हैं, विभाजन इसको हिंदी में कहते हैं। तो कॉम्पनसेशन है ना, 75 से लेके 76 तक, दो सेक्शन इसमें आएंगे, 75 एंड 76। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 10 पे, तो 10 रुपए के कुरकुरे। तो बहुत जगह हमने इसको पढ़ा है इस तरीके से, चाहे BSA की बात हो, है ना, चाहे और भी सारे बहुत सारे एक्ट हमने देखे थे। तो पेमेंट जो है वो 10 में आता है, 10 है ना। टेनेंसी एक्ट में भी हमने इस तरीके के प्रोविजन के साथ इसको कनेक्ट किया था। तो चैप्टर नंबर 10 पेमेंट 77 से लेकर के ये आपका चलेगा 80 तक, 77 से लेकर के 80 तक। फिर चैप्टर नंबर 11 टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। तो 11 में टेम्परेरी याद रखेंगे, और 81 से लेके 83 तक, 81 से 83। फिर चैप्टर नंबर 12 ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, चैप्टर नंबर 12 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज 84 से लेके 90 तक,
84 से 90। तो यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम ऑफेंसेस अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ पे जो ये प्रोविजन है इनका कॉन्ट्रावेंशन, गलत इन्फॉर्मेशन के लिए, कंपनीज के लिए, है ना, ये कुछ इस तरह के जो चीजें हैं वो यहाँ पे है। 84 से लेके 90 तक चलेगा। फिर आपका चैप्टर नंबर 12 मिसलीनियस की बात करता है। मिसलीनियस 91 से लेकर के पूरा हमारा जो ये पूरा रेंज है 114 तक वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 91 से लेके 114 ये हो गया हमारा पूरा चैप्टराइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमने सारी जो चीजें थी हमारी बेसिक बेसिक बातें वो पढ़ ली है। अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इन शेड्यूल के जो टॉपिक है वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जिससे आपको इनिशियली ये चीजें थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। तो ये जो फर्स्ट शेड्यूल है वो कॉम्पनसेशन फॉर लैंड ओनर्स की बात करता है। कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन यानी प्रतिकर, फॉर लैंड ओनर, ओनर। तो इसमें सेक्शन 30 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 30 का सबसेक्शन 2। फिर इसके बाद सेकंड शेड्यूल जो है वो एलिमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एंटाइटलमेंट फॉर ऑल द अफेक्टेड फैमिलीज, है ना। तो यहाँ पर एलिमेंट, एलिमेंट तत्व दे रखे हैं, फैक्टर्स दे रखे हैं किसके लिए? रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, अफेक्टेड फैमिलीज, जितनी भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, फैमिलीज। तो ये हो गया। फिर उसके बाद और ऐसी फैमिलीज जिनकी जो लाइवलीहुड थी वो पूरी की पूरी उन जमीन पर डिपेंड करती थी। लाइवलीहुड जो अर्जन था, जीविकोपार्जन था, वो पूरा का पूरा उन जमीनों पर निर्भर करता था। थर्ड शेड्यूल पे आ जाइए। थर्ड शेड्यूल जो है वो प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर अमेनिटीज की बात करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अमेनिटीज, अमेनिटीज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अवसंरचनात्मक सुख सुविधाएं, अवसंरचनात्मक सुख सुविधाएं, सुविधाएं, सुख सुविधाएं। ठीक है। फिर आपका जो फोर्थ शेड्यूल है वो रिपील्ड इनेक्टमेंट, कुछ इनेक्टमेंट की बात करता है। लिस्ट ऑफ इनेक्टमेंट जो रेगुलेट करते हैं लैंड एक्विजिशन को। लिस्ट ऑफ इनेक्टमेंट, लिस्ट ऑफ इनेक्टमेंट which regulate land acquisition। तो ऐसी अधिनियमितों की यहाँ पे हम बात करेंगे जिससे जो भूमि का अर्जन है वो विनियमित होता है, वो रेगुलेट होता है। तो यहाँ पर 114 तक हमारे सेक्शन हो गए, हमने शेड्यूल के बारे में भी देख लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे, इसके हमारे एक्ट के ऊपर। Right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2013। एक्ट नंबर 30 है 2013 का, इसको हमने बोला यहाँ पे हम डबल कर देंगे तो 26 सितंबर 2013 हो गया। अब यहाँ पे जब इसका ऑब्जेक्टिव ये दिया हुआ है तो आप इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। ये जो एक्ट है वो इंश्योर करता है इन कंसल्टेशन विद इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड ग्राम सभा एस्टैब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अ ह्यूमन पार्टिसिपेटिव इन्फॉर्म्ड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है जिस प्रक्रिया से जहां पर लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, किसके लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए, जितने भी हमारे ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह बनती हैं, जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनकी बात करता है। अर्बनाइजेशन विद द लीस्ट डिस्टर्बेंस टू द ओनर ऑफ द लैंड। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण पर जोर देता है, जिसमें जो ओनर है, जो मालिक है, उनकी जमीन जो है वो कम से कम डिस्टर्ब हो सके। एंड अदर अफेक्टेड फैमिलीज, जो बाकी अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको कम डिस्टर्ब किया जाना एंड उनको फेयर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराना। हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड, जिसकी लैंड ली गई है उसको उचित प्रतिकर यहाँ पे दिलवाया जाना। ठीक है। उसके बाद ये बात करता है कि ये एडिक्वेट सफिशिएंट प्रोविजन बनाता है, बताता है फॉर सच अफेक्टेड पर्संस फॉर देयर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एंड फॉर इंश्योरिंग द क्यूमुलेटिव आउटकम ऑफ कंपल्सरी एग्जीक्यूशन शुड बी दैट अफेक्टेड पर्सन become partner in development leading to an improvement in their post एक्विजिशन सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। तो यहाँ पे साथ ही साथ ये जो एक्ट है वो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की बात करता है, पुनर्व्यवस्थापन की बात करता है कि जिन लोगों की जमीन ली गई है उनको वापस से कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें उपलब्ध कराई जाए जिनसे जो आगे उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी सामाजिक और आर्थिक जो उनका
स्टेटस है वो, जो उनकी परिस्थिति है वो सही हो सके, और उनको साथ ही पार्टनर बनाने पर भी जोर देता है। जैसे कई कंपनीज वगैरह क्या होती है, कई कंपनीज क्या करती हैं, जिनसे वो जमीन लेती है उन जमीनों में कुछ कॉम्पनसेशन के बदले एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन उनको क्या दे दिया जाता है, कभी कभी शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर पार्टनर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी की बात करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो जब भी हम इस तरह का जो ये सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 1 जनरली हम देखते हैं, तो वो यही बात करता है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट एक्ट 2013। तो यहाँ पे हम इसको क्या कह रहे हैं, ये जो हमारा एक्ट है वो किसकी बात करता है, एक तो सबसे पहली बात ये भूमि अर्जन की बात करता है, पुनर्वास की बात करता है, और पुनर्व्यवस्थापन की बात करता है, उचित प्रतिकर देने की पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के नाम से इसको जाना जाता है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत पर ये लागू होता है। और यहाँ पर क्योंकि ये सेंट्रल का एक्ट है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि जो इसकी डेट है, इसकी डेट क्या रहेगी, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपका सबसेक्शन 3 जो है इसका, इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। तो यहाँ पे ये कब प्रभाव में आया है या कब लागू हुआ है, तो इसकी जो डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, 1 जनवरी 2014, ठीक है। और इसकी डेटेड 19 दिसंबर 2013, ये जो नोटिफिकेशन की डेट है, नोटिफिकेशन नंबर डेटेड ये गजट ऑफ इंडिया ये, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2014 आप याद रखें। इसके अलावा चलिए अब आ जाइए, ये हो गया आपका ये जो अधिनियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा नोटिफिकेशन में अपॉइंट करे उस हिसाब से ये जो डेट है वो हो गई, तो 1 जनवरी। फिर उसके बाद प्रोवाइजो, provided that central government shall appoint such date within 3 months from the date of on which right to fair compensation transparency in land acquisition 2013 bill receive the assent of president। तो उसके 3 महीने के अंदर जो है वो ये जो अधिनियम है वो लागू कर दिया जाएगा, उसकी डेट वगैरह जो है वो बता दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 मंथ्स के भीतर। तो ये हो गया आपका सेक्शन 2 पे आ जाइए। सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। तो आपसे ये पूछा जाए कि जो एक्ट है उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे ये लागू होता है, किन किन चीजों की बात करता है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट relating to land acquisition, compensation, rehabilitation, resettlement shall apply when the appropriate government acquire land for its own use, hold and control, including public sector undertaking and for public purpose, and shall include the following purpose namely। तो यहाँ पे ये बोलता है कि ये जो एक्ट है वो अप्लाई होगा जब गवर्नमेंट अपने लिए, खुद के यूज के लिए जमीन को लेती है, खुद के कंट्रोल में या होल्ड में रखती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए जिसको पीएसयू हम कहते हैं, और पब्लिक पर्पज के लिए। एंड इसमें कौन कौन से पर्पज इंक्लूड होंगे, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, स्ट्रेटेजिक पर्पज इसमें होंगे, जैसे आपके रिलेटिंग टू नेवी, आर्मी, जितने फोर्सेज वगैरह की हम बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेज इसमें इंक्लूड होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के काम के लिए जैसे प्रोजेक्ट वगैरह जो होते हैं, स्टेट पुलिस के लिए, सेफ्टी ऑफ पीपल के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें याद रखेंगे स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए, स्ट्रेटेजिक पर्पज इसमें इंक्लूड होता है। ये जो एक्ट है वो अप्लाई करता है स्ट्रेटेजिक पर्पस पे, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे भी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो ये कहता है ऑल एक्टिविटीज और आइटम लिस्टेड इन द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें एक्सक्लूड होता है प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट होटल्स। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इसमें होटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और होटल्स, तो हाई से याद रखेंगे, हाई और एच स्क्वायर है, यानी 2 एच है, होटल और आपका जो हॉस्पिटल है वो इसमें एक्सक्लूड किया गया है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे पब्लिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल, होटल वगैरह की बात हो रही है, तो इसमें एक्सक्लूड किया गया है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एग्रो प्रोसेसिंग। एग्रो प्रोसेसिंग क्या होते हैं, कृषि से मिलने वाले जो भी जो प्रोड्यूस होते हैं उसका आगे क्या, जैसे गेहूं से हम जैसे आटा बनाते हैं, गेहूं से आटा, आटे से पिठा बना रहे हैं, ये हो गया। फिर आपका जैसे गन्ना है, गन्ना, गन्ने से आप चीनी बना रहे हो या गुड़ बना रहे हो, ये होता है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है इन्वॉल्विंग एग्रो प्रोसेसिंग, सप्लाई, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज
facilities, marketing, infrastructure for agriculture, and allied activities such as dairy, fisheries, meat processing, set up or owned by appropriate government or by a farmer cooperative or by an institution set up under a statute, लॉ के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश किए जाए. प्रोजेक्ट फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फॉर माइनिंग एक्टिविटीज, जो खनन वगैरह का काम किया जाता है. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स एज डिजाइंड इन दी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज. प्रोजेक्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये वाटर हार्वेस्टिंग वाला रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने पढ़ा था. और कहाँ पढ़ा था, लास्ट एक्ट हमने किया था ये जो है जेडीए एक्ट. जेडीए एक्ट के सेक्शन 37A में ये हमने पढ़ा था. ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसी तरीके से जहां जहां पर जो प्रोविजन कनेक्टेड है, जो चीजें आपको सिमिलर देखने को मिल रही हैं, उनको याद करते जाया करें. प्रोजेक्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स, सैनिटेशन. फिर प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल और रिसर्च स्कीम एंड इंस्टीट्यूशन. तो स्कीम वगैरह से रिलेटेड जो जितने भी हैं रिसर्च स्कीम से या एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे प्रोजेक्ट भी इसमें आते हैं. प्रोजेक्ट फॉर स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस प्रोग्राम, वो सारे प्रोजेक्ट भी हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं. तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड का यूज कर रहे हैं तो वहां पर जो इसका स्कोप है वो बहुत बड़ा है. एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी as may be notified in this regard by the central government or after tabling for such notification in the parliament. तो जब भी इस तरीके का जो नोटिफिकेशन वगैरह या पॉलिसीज बनाई जाती है, उनको पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाता है, उसकी बात हो रही है. तो यहाँ पर प्रोजेक्ट फॉर अफेक्टेड फैमिलीज के लिए प्रोजेक्ट फॉर हाउसिंग फॉर सच इनकम ग्रुप्स एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम. आपको पूरा रीड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. देखिए सिलेबस आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है. आपने ये चीज देखी होगी, आपका जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट ये भी इंक्लूड हो गया है. और दूसरा आपका जो सीपीसी है, जो पहले हुआ करता था, हटा दिया गया था और वापस से इसको इंक्लूड कर दिया गया है. तो आपका जो सेकंड पेपर है उसमें बीएनएसएस ये सब कुछ उसमें इंक्लूड हो गया है. और थर्ड पेपर जो है, इस पेपर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पेपर होगा और फर्स्ट टाइम इतने सारे एक्ट इस तरीके के जोड़े गए हैं. तो अब देखना ये रहेगा किसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं. और थोड़ा सा कंपैरेटिवली पहले के जो नॉर्मल अपना जेएलओ का एग्जाम जो होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी रहेगी. तो उसी हिसाब से हमें अपने टाइम को बचाते हुए पढ़ाई करनी है. प्रोजेक्ट फॉर planned development or the improvement of villages, sites or any site in the urban area, or provision of land for residential purpose for the weaker section in rural or urban area. Project for residential purpose to the poor, landless और जो and person residing in area affected by natural calamities, इन लोगों के लिए जो है प्रोजेक्ट वगैरह इसमें सम्मिलित रहेगा. फिर आता है सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 2 क्या कहता है? The provision of this act relating to land acquisition, consent, compensation, rehabilitation and resettlement shall also apply when the appropriate government acquire land for the following purpose, namely. तो यहाँ पर ये जो एक्ट है, इस प्रोविजन जो है लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, कॉम्पनसेशन, रिहेबिलिटेशन वगैरह इनसे रिलेटेड, ये जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो लैंड एक्वायर करती है उसमें अदर पर्पस के लिए भी इसमें अप्लाई होगा. जैसे फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट को हम पीपीपी प्रोजेक्ट कहते हैं. पीपीपी प्रोजेक्ट, तो जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलकर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बनाती है. तो वेयर ओनरशिप ऑफ द लैंड कंटिन्यू टू वेस्ट विद द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक पर्पस, फॉर प्राइवेट कंपनीज फॉर पब्लिक पर्पस. तो यहाँ पर इसमें और कौन कौन से पर्पस शामिल होंगे, इसमें प्रोजेक्ट वगैरह और कौन कौन से शामिल होंगे, जिसमें आपका पर्पस फॉर प्राइवेट कंपनीज फॉर पब्लिक पर्पस. फिर आता है आपका, देखिए इसमें 2 पॉइंट जो है वो यहाँ पर आप याद रखेंगे. प्रोवाइजो दिया हुआ है इन केस ऑफ एक्विजिशन फॉर प्राइवेट कंपनीज, जहां पर जो एक्विजिशन किया जा रहा है वो अगर प्राइवेट कंपनीज के लिए है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए है, तो उन केस में किसकी कंसेंट लगेगी और कितनी लगेगी. तो जहां पर ये जो लैंड एक्वायर की जाती है और वो प्राइवेट कंपनीज के लिए की जाती है, प्राइवेट कंपनीज के लिए की जाती है, तो प्रायर कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 80% ऑफ दोज अफेक्टेड फैमिलीज. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंपनीज के केस में 80% जो है वो प्रायर कंसेंट लगेगी.
पीपीपी प्रोजेक्ट के केस में प्रायर कंसेंट लगेगी 70% ऑफ दोज अफेक्टेड फैमिलीज। बस इतना सा यहाँ पे याद रखिएगा, पीपीपी प्रोजेक्ट के केस में 70%, प्राइवेट कंपनी के केस में जब लैंड अक्वायर की जा रही है इनके लिए तो 80% जो है वो कंसेंट लगेगी। चलिए यहाँ तक ये हो गया आपका। और ये जो प्रोसेस है पूरा ऑफ ऑब्टेनिंग दी कंसेंट, जब ये कंसेंट ली जा रही है वो कैसे ली जाएगी, तो एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के थ्रू किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। तो यहाँ पर सामाजिक, अब देखिए ये क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इम्पैक्ट से ही हमें ये पता चल रहा है। असेसमेंट यानी कैलकुलेशन, एनालाइज करना, स्टडी मतलब जब लैंड को अक्वायर किया जा रहा है तो उस लैंड के अक्वायर किए जाने पे समाज में क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो समाज में क्या असर पड़ेगा, फैमिलीज कितनी डिस्प्लेस हो जाएंगी और उनको कहाँ सेटल किया जाएगा, उनकी इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, कितने ट्रीज वगैरह जो कटेंगे, ये हमारा एनवायरनमेंट की तरफ थोड़ा चला जाएगा। तो सोशल मतलब ये सारी चीजें जहां पर हम इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उनको सबसे पहले देखते हैं। अब आ जाइए, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो लैंड शैल बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ एक्विजिशन इन एक्सक्यूज मी मैम। शेड्यूल्ड एरिया। यस इति, गुड आफ्टरनून। मैम बीच गुड आफ्टरनून मैम, इसमें एक और प्रोवाइजो है सेक्शन 10A का। इसमें एक सेकेंड है, मतलब एक हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड 80% वाला। इसमें एक तो ऑब्टेन कंसेंट वाला हो गया, ठीक है, और ट्रांसफर बाय वे ऑफ एक्विजिशन, यही पढ़ रहे हैं अभी हम। यस मैम। हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं। मैम मैं बोल रही कि इसमें एक और प्रोवाइजो है 10A वाला। 10A में एक और प्रोवाइजो है। मैम ये जो प्रोवाइजो अभी पढ़ रहा है सेक्शन 4 वाला, इसी के जस्ट नीचे एक और प्रोवाइजो है। इधर या इधर। यस मैम, सेक्शन 4 के नीचे। अभी हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे। मैम ये जो लास्ट लाइन है सेक्शन 4, इसके नीचे एक और प्रोवाइजो है। इसके नीचे। यस मैम। यहाँ पे तो इति कौन सा कुछ दे रखा है क्या, अमेंडमेंट वगैरह। यस मैम, 2015 के ही है अमेंडमेंट से, सेक्शन 10A से रिलेटेड है। सेक्शन 10A से रिलेटेड, 10A तो हमने इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है एक बार बताएं मुझे। Provided also that acquisition of land for the project listed in subsection 1 of section 10A and the purposes specified therein shall be exempted from the provision of the first proviso to the subsection। हम exemption की बात कर रहे हैं, वो जो section 10A में आप जो बता रहे थे। ठीक है, तो वो उस समय हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोवाइजो वगैरह की बात हो रही है, तो बात वही है। देखो क्या होता है ना इति, अब यहाँ पे ठीक है आपने बता दिया, लेकिन क्या है, जैसे हम जब सेक्शन 10A की बात कर रहे हैं ना, तो सेक्शन 10A में क्या होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, 5 तरीके के प्रोजेक्ट है ना। तो जिसको मैं शॉर्ट मतलब ट्रिक से आपको याद करना है, ड्रेप से याद करना है, ये DRAIP है ना। तो ड्रेप में क्या है, जो डिफेंस प्रोजेक्ट हो गए, जैसे अभी इसमें एक पॉइंट दिया है नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस, एक हमारा ये हो जाएगा। एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात हो रही है जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की भी बात करेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर आपका ये जो है ये हमारे हाउसिंग वगैरह के लिए हो जाएगा, अफोर्डिंग हाउसिंग है ना। आई से क्या आता है, हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आता है, और पी से आता है PPP प्रोजेक्ट। तो वहां पर हम ये देखते हैं कि ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं 5 तरीके के प्रोजेक्ट, उनके लिए क्या होता है ना, ये वाला जो ये देख रहे हैं कौन सा प्रोवाइजर, फर्स्ट प्रोवाइजर की बात करें, ये वाला जो प्रोवाइजर है ना, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। ये स्टडी मैंने अभी क्या बताया कि जब भी हम कोई जमीन वगैरह ले रहे हैं तो ये देखा जाता है कि जमीन लेने के बाद में, उसके पहले के बाद के जो आउटकम होंगे वो क्या निकल के आएंगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं तो फिर उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाता है ना। तो ये स्टडी जरूरी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपने लाइन पढ़ी है, तो इसलिए बोला गया है कि फर्स्ट प्रोवाइजर जो है उसको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, मतलब जो फर्स्ट प्रोवाइजर जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर जब हम 10A पढ़ेंगे तो हम देखेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की बात लिखी हुई है कि जो चैप्टर नंबर 2 और 3 है उसके जो प्रोविजन है वो यहाँ पर इस पर अप्लाई नहीं होंगे। तो मतलब ये जो सोशल असेसमेंट स्टडी वाली चीज है वो भी अप्लाई नहीं होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर
Okay. तो नेक्स्ट है हमारा कि कोई भी जो लैंड है, नो लैंड शैल बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ एक्विजिशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज in contravention of any law relating to land transfer prevailing in that scheduled area। तो यहाँ पे ये वैसे कोई काम की बात नहीं है। जब भी हम जैसे टेनेंसी एक्ट पढ़ते हैं तो टेनेंसी एक्ट में भी हम पढ़ते हैं कि जब भी SC ST की कोई जमीन होती है वो SC ST वाले को ही दी जाती है ना, जो अदर जो कैटेगरीज है उनको नहीं दी जाती है, या लीज वगैरह की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी जो लैंड है वो ट्रांसफर नहीं की जाएगी बाय वे ऑफ एक्विजिशन इन दी शेड्यूल्ड एरिया, है ना, कोई लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करके वो ट्रांसफर नहीं की जाएगी। बाकी आपका ये जो है इसमें सबसेक्शन 3 ये आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए आपको ये चीज देखने को मिलेगी जब भी यहाँ पर हम देखते हैं ना स्टेट अमेंडमेंट्स की, जब हम बात करते हैं स्टेट अमेंडमेंट्स, तो जैसे आपका जो 10A है, 10A सेक्शन में भी क्या है, उसमें भी आपके ये जो अमेंडमेंट जो हुए हैं वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाले अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान का बेसिकली नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि सेंट्रल का एक्ट है और हमारे सिलेबस में है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। अब उसके आगे हालांकि राजस्थान नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी इसको हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा। चलिए ये वाली बात आप कर रहे हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, ये यही बोल रही है इति, ये वाला Yes, ma'am. है ना, ये वाला, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश के थ्रू जो है वो ऐड हुआ है स्टेट अमेंडमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए डेफिनेशन पे। तो जो डेफिनेशन है, जैसे आईटी एक्ट हम पढ़ते हैं, आईटी एक्ट एक इकलौता ऐसा एक्ट है, एक आपका जैसे जेजे एक्ट, जब आप आरजेएस की तैयारी करते हैं तो आपका जैसे जेजे एक्ट है उसमें काफी सारी डेफिनेशंस देखने को मिलती है। एक आपका आईटी एक्ट है जिसमें जेड तक भी जाने के बाद में भी आगे ZA, ZB, ZC, ये आगे आपका सीक्वेंस चलता रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको डेफिनेशन में भी देखने को मिलेगा, डेफिनेशन आपकी जेड के बाद में भी यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनके ऊपर ऊपर से जो सिर्फ इनके नाम है और इनके जो ABCD कौन से अल्फाबेट उसमें आ रहे हैं ये सीक्वेंस में, उसमें हम इनको देखते हैं और उसके बाद में फिर हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं अंदर से। चलिए ए में आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, ए में आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, बी में आ जाएगा, देखिए बी और सी को एक साथ याद रखेंगे, B+C, तो बी जो है वो अफेक्टेड एरिया, सी जो है अफेक्टेड फैमिली। तो फैमिली मतलब कुटुंब, हिंदी में क्या कहते हैं, कुटुंब, 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 कुटुंब। तो ये जो है कुटुंब से, यानी सी से याद रखेंगे, कुटुंब है ना, जैसे वैसे के में आना चाहिए लेकिन कुटुंब से याद रखेंगे इसको, सी। तो मतलब अफेक्टेड अफेक्टेड आ रहा है, यहाँ पे एरिया आ रहा है और यहाँ पर आपका फैमिली है, तो एरिया एंड फैमिली। तो ये आप अगर कंफ्यूज भी हो कि भाई फैमिली जो है वो कहीं बी में तो नहीं है, तो उससे आपको जो ये सी वाला कुटुंब वाला पॉइंट है वो याद आ जाएगा। तो सी हो गया हमारा अफेक्टेड फैमिली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सी हो गया। डी में आता है एग्रीकल्चर लैंड, मीन्स लैंड यूज फॉर दी पर्पज ऑफ, तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे एग्रीकल्चर लैंड। तो देखिए लैंड जब हम बोल रहे हैं तो डी पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे डी से हम इसको याद रखेंगे। अब हालांकि एक आपका जो लैंड अलग से दिया हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लैंड दिया हुआ है, तो वो आपका पी में दिया हुआ है। और उसको कैसे याद रखेंगे, जैसे ये लैंड है तो इसमें हमने डी से याद कर लिया, इस डी को हम उल्टा कर देंगे तो पी बन जाएगा। तो उससे हम खाली जो लैंड दे रखा है, आप अपने बैरेक्ट वगैरह में नोट्स में देख भी सकते हैं साथ के साथ, तो लैंड आपका पी में दिया हुआ है, यानी सेक्शन 3 के पी में लैंड है, और एग्रीकल्चर लैंड आपका डी में आता है। तो इस तरीके से हमने ये भी याद कर लिया। अब आते हैं ई गवर्नमेंट, नेक्स्ट है हमारा ई गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट एफ में आ जाइए, एफ में आता है अथॉरिटी, एफ में अथॉरिटी। जी में आता है कलेक्टर। तो लिमिटेशन के एफ में क्या आता है, लिमिटेशन के एफ में फालतू का अधिकार, फालतू का अधिकार यानी ईजमेंट। तो इसको हमने कैसे याद किया है, फालतू के अधिकार से, एफ मतलब फालतू, बहुत लंबा टाइम लगता है इसको प्रूव करना पड़ेगा, फिर आप सूट फाइल करेंगे, ये सारी चीजें। तो एफ जो है वो हमारा ईजमेंट की बात करता है, यहाँ पर एफ जो है वो अथॉरिटी है, ये हो गया। फिर जी पे आ जाइए, कलेक्टर जी से याद करना है, कलेक्टर जी, जी में कलेक्टर।
कमिश्नर एच में है, ठीक है, कमिश्नर एच। फिर आपका आई जो है, आई में आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पे देखिए ये आई एक्विजिशन बीच में जो आ रहा है एक्विजिशन है ना, 2 बार आई आ रहा है आपका, तो यहाँ पर एच आई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और आई अगर भूल भी जाए कॉस्ट तो इनकम, आई से इनकम कॉस्ट है ना, ऐसे करके थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें कि कॉस्ट हो गया। और फिर आई के बाद जे, जे में आता है कंपनी। तो कंपनी को कैसे याद करेंगे, जे एंड कंपनी, जे एंड कंपनी, तो ये हो गया जे। के में आ जाइए, के में किनारा कर दिया, किनारा कर दिया, के से किनारा मतलब डिस्प्लेस्ड फैमिली, इनको बेचारे को हटा दिया गया, ठीक है, जिनसे लैंड वगैरह जो है वो ले ली गई है, डिस्प्लेस्ड फैमिली, तो ये हो गया हमारा के। के बाद एल आता है एंटाइटल टू एक्ट, एंटाइटल टू एक्ट, तो यहाँ पर जो ये एल है इसमें हकदार, कार्य के लिए हकदार, तो ये हो गया आपका एल। एम में आ जाइए, मेरी फैमिली, मेरी फैमिली, और अगर मेरी फैमिली भी भूल जाओ तो फैम, देखिए एम पे जा रहा है बीच में, तो फैमिली एम में। उसके बाद एन जो है होल्डिंग ऑफ लैंड, तो जैसे होल्डिंग है इसमें हम ये डंडा हटा दें तो एन एन आ जाएगा, तो इससे हम होल्डिंग याद रखेंगे, यानी जैसे ही होल्डिंग देखेंगे एन में अपने आप याद आ जाएगा होल्डिंग ऑफ लैंड। फिर इसको हम हिंदी में कहते हैं भूधृति, भूधृति, ठीक है। फिर आ जाइए ओ जो है, ओ में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओ, देखो प्रो ओ से, ठीक है। फिर पी में आ जाइए, अब ये मैंने आपको बता ही दिया था, इसके साथ क्या याद रखेंगे, इसके साथ जो एग्रीकल्चर लैंड बताया था, एग्रीकल्चर लैंड डी पे जा रहा है, तो ये हमारा डी हो गया, और हमारा सिंगल जो लैंड है वो हमारा पी में जाएगा, तो इस तरह से हमने ये भी याद कर लिया। फिर आ जाइए क्यू, लैंडलेस क्यों है, क्या याद रखेंगे, क्यों है लैंडलेस, क्यों है, क्योंकि जमीन ले ली गई है, तो ये हो गया हमारा क्यू। क्यू में लैंडलेस पर्सन। लैंड ओनर, ओनर र पे जा रहा है तो ओनर हो गया लैंड ओनर, आर से लैंड ओनर। एस में आता है लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी ये जो है आपका लोकल, इसमें देखिए जैसे हमने पढ़ा था लोकल अथॉरिटी, तो लास्ट एक्ट हमने पढ़ा था जेडीए, जेडीए में लोकल अथॉरिटी कहाँ पे दिया हुआ था, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए मैम 10 11 लोकल अथॉरिटी 10, जिसमें क्या होता है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। चलिए तो ये हमारा म्युनिसिपैलिटी और ये हमारा पंचायत। तो लोकल अथॉरिटी यहाँ पे लोकल सा है, क्या है लोकल सा, तो ऐसे करके याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी लग रहा होगा, लेकिन जब हम बाद में पूरा एक्ट कंप्लीट कर लेंगे और सारे एक्ट को जब हम पढ़ लेंगे और एग्जाम देने जा रहे होंगे ना, तो दिमाग में इतना खिचड़ी पक जाएगी, उसके लिए ये जो तरीके हैं ये काम आएंगे, लोकल सा, है ना। तो ये हो गया एस। फिर टी मार्जिनल फार्मर, इसको हम सीमांत कृषक कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमांत, सीमा का अंत मतलब किनारे वाले, किनारे वाले जिनके पास जमीन कम है, तो यहाँ पर जो मार्जिनल फार्मर है वो बिल्कुल किस पे है, किनारे पे है ना, तो यहाँ पे ये जो टी है, टी में हमारा मार्जिनल फार्मर है। और फिर आता है यू, मार्केट वैल्यू, वैल्यू बोल रहे हैं तो वैल्यू है ना, तो यू, जब हमने स्टाम्प एक्ट पढ़ा था तो स्टाम्प एक्ट के सेक्शन 2 के 23 में हमने मार्केट वैल्यू पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन हो गया। डब्ल्यू में आता है पट्टा, डब्ल्यू में है पट्टा, डब्ल्यू पट्टा हो गया एक्स, पर्सन इंटरेस्टेड, तो पर्सन किस में इंटरेस्टेड है, एक्स में, पर्सन किस में इंटरेस्टेड है, एक्स में, ये हो गया इंटरेस्टेड पर्सन, पर्सन इंटरेस्टेड, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर जेड, वाई को आप छोड़ सकते हैं, जेड पे आ जाइए, जेड में है प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पढ़ा था ओ में, ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में याद रखेंगे, यानी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब आएगा हम डबल वाई भी है, यस, और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, तो देखिए वो जो हमने याद कर दिया था लास्ट में, वो की बात क्या रहा है, जॉ पे साउंड आ रहा है,
जेड में याद रखिएगा। वैसे जेड नहीं बोला जाता, हमें बचपन से जेड सिखाया जाता है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, ज बोला जाता है, जी है ना, जी, जैसे जी टीवी बोलते हैं, तो उस तरीके से। चलिए, तो प्रोजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद जेड ए है पब्लिक पर्पस, पब्लिक पर्पस। तो इस एक्ट का हमारा जो मतलब है, प्रयोजन है, वो हमारे पब्लिक के लिए काम करना ही है। तो शुरुआत हमारी पब्लिक से हो रही है, मतलब जो जेड, ये एक्ट की जो डेफिनेशन खत्म हो रही है, उसके बाद में जो शुरुआत हो रही है वो पब्लिक पर्पस से ही हो रही है। तो जेड ए पब्लिक पर्पस। जेड बी रिक्वायरिंग बॉडी, तो यहाँ पर रिक्वायरिंग बॉडी का मतलब क्या है वो हम समझेंगे। तो जेड बी रिक्वायरिंग बॉडी। जेड सी रीसेटलमेंट एरिया, रीसेटलमेंट एरिया, शेड्यूल्ड एरिया। तो यहाँ पे रीसेटलमेंट एरिया एक साथ, और शेड्यूल्ड एरिया। तो यहाँ पे रीसेटलमेंट, ये सेटलमेंट, स से सेटलमेंट, सी से सेटलमेंट, और ये जो डी है, डी से शेड्यूल्ड, ठीक है, डी से शेड्यूल्ड, एस से सेटलमेंट, सी से सेटलमेंट, और ई जो है वो स्मॉल फार्मर है। लास्ट जो है वो स्मॉल फार्मर है। एक हमने मार्जिनल, मार्जिनल फार्मर देखा था, वो हमारा टी में था, ठीक है। तो मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर एक साथ याद रख लेंगे। जेड ई में हमारा स्मॉल फार्मर है, ई में हमारा सिंगल ई गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सारी डेफिनेशन याद हुई कि नहीं हुई, पहले तो ये बताएं, मतलब थोड़ा कनेक्ट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, अच्छा लग रहा है कि हाँ हमें थोड़ा सा जो। यस मैम। चलिए ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन सारी, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अभी डेफिनेशंस को। ये बताएं, आज ही करवाऊं शुरुआत या कल करना है? मैम अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा, हाँ, मैं अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा दूं। मैं तो पूरा करवाना चाहती हूँ एक दिन में ही। क्योंकि आपको भी मैम एक दिन में कैपेसिटी तो पता है, दिमाग आप में नहीं देखो, जाएगा। क्योंकि देखो इति मेरा क्या है ना, मेरी स्पीड बहुत फास्ट है ना, तो बहुत अच्छे से एकदम जीस्ट में समझाते हुए, मतलब जितना जरूरी है, जरूरी क्या, मैं कोई भी चीज स्किप ज्यादा नहीं करती हूँ। तो जितना है वो आपके दिमाग में घुसेगा ही घुसेगा, अगर आप रिवाइज करोगे तो और अच्छे से एकदम फिक्स हो जाएगा वो चीज। तो इतना है कि आराम से टाइमली सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, और इनफेक्ट जल्दी ही हो जाएगा। जो आप बाकी जगह या करते, कहीं भी करते, उससे जल्दी हो जाएगा। अब रिवीजन का आपको टाइम मिलेगा, है ना। तो स्टाम्प पैक का तो मैंने आपको सेंड कर ही दिया है, आराम से उसको तसल्ली से पढ़िएगा। और स्टाम्प पैक में पढ़ते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जो उसमें अमेंडमेंट वगैरह है ना, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको अमेंडेड प्रोविजन शुरू में देखने को नहीं मिलेंगे, यानी जो मेरे इसमें चल रहा होगा वो अमेंडेड वाला नहीं है। लेकिन लास्ट में मैंने जो आज की क्लास सेंड करी है, उसमें सारे जो शेड्यूल, जो उस दिन आपने लास्ट क्लास ली थी, उसमें चेंजेस करवा दिए हैं। और जो प्रोविजन है, प्रोविजन में भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको क्या काम करना है कि जब आप उसको पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसको पढ़ते समय जो डेफिनेशन वगैरह चेंज हो गई है, आप उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब स्टूडेंट ने तो क्या है, क्लासेस ले ली थी और उसमें ज्यादा देखो कुछ यही सब चीजें चेंज हुई थी, तो उसके लिए फिर मैं आपको पूरा अलग से करती हूँ, और उसमें भी काफी सारे सब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं, और जो और भी जो है रिवीजन भी कराने हैं मुझे, है ना। तो थोड़ा सा अभी टाइम का वो देखते हुए, और आपका तो फिर टेंडेंसी तो एक साइड में साइमल्टेनियसली मैं पढ़ती रहूँ। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो डेफिनेशन वगैरह जो चेंजेस हुई है, 2-3 डेफिनेशन में हुआ है चेंज, उसको याद रखिएगा। बाकी अंदर के जो सेक्शन है उसमें जो आपका एक टाइम पीरियड चेंज हुआ है, बाकी एक सेक्शन 64A है वो उसमें ऐड हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है। टाइम पीरियड 6 मंथ्स का ही है ज्यादातर, ओके मैम। ठीक है ना। तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा जब आप डेफिनेशन को कर रहे होंगे बस। और दूसरी बात ये है कि कोई भी डाउट हो तो लिख लेना, ठीक है। लिख करके जब भी ओके। पूरी एक साथ क्लास ले रहे हो, या जब भी आप इधर पूछ रहे हो, तो जैसे अभी क्लास में जैसे बीच में बोला, तो इसमें हम लास्ट में पूरा डाउट का एक रखेंगे, जैसे क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी कुछ पूछना हो या जो भी डाउट वाउट हो, वो आराम से आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। ओके। तो इसमें डाउट वगैरह अपने स्टाम्प पैक के लेते समय उनको लिख लीजिएगा, सब चीजों को। ठीक है मैम।